हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब क्या होता है। हमने इसका कॉन्सेप्ट देखा था कि आखिर ये क्या होता है। इसके लिए या इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे थे जिसमें हमने एक रबड़ का शक्कर लिया था और हमने ये कहा था कि अगर आप रबड़ के शक्कर को या जो रबड़ का चूसक है उसको कहीं पे भी लगाएं, चाहे वो आपका फर्श है, दीवार है, तो आप ये देखेंगे कि जब आप उसे जो है उसको उखाड़ने की कोशिश करेंगे या वहां से अलग करने की कोशिश करेंगे तो आपका बहुत सारा फोर्स उस पे लगेगा। तो बेसिकली ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो आपका रबड़ का चूसक है, जब आपने उसे किसी फर्श पे या किसी दीवार पे उसको प्रेस किया है तो क्या हुआ, जो एयर थी यानी जो वायु थी वो उस रबड़ के चूसक और जो आपकी सरफेस है, सतह है, उसके बीच में भर गई। इसके साथ साथ जो आपका रबड़ का चूसक है उसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यानी जो एयर है, जो वायु है, जो उस जगह पे है वो क्या कर रही है, उस चूसक पे प्रेशर लगा रही है। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही जब भी हम रबड़ के जो शक्कर होता है उसे हम खींचने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ता है या बहुत सारा बल लगाना पड़ता है। When you press the sucker, most of the air between its cap and the surface escape out. तो जैसे ही आप क्या करते हो, शक्कर को आप किसी दीवार पे या फर्श पे लगाते हो तो उधर पे जो भी एयर होती है, जो भी वायु होती है, वो हट जाती है, चली जाती है या वहां से निकल जाती है। The sucker sticks to the surface because the pressure of the atmosphere acts on it. जो शक्कर है वो आपकी सरफेस पे इसलिए चिपक जाती है क्योंकि उस पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है, दाब लग रहा है, जो कि एटमॉस्फेयर या वायुमंडल लगा रहा है। टू पुल द शक्कर ऑफ द सरफेस, द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर आपको उस शक्कर को, उस चूसक को उस दीवार या फिर फर्श की सतह से हटाना है तो आपको बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ता है। और ये जो फोर्स होता है वो इतना फोर्स आपको लगाना पड़ता है ताकि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे जो है बाहर निकल सके या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट आपको जो है वो फोर्स लगाना पड़ता है। जब आप चूसक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया जाने वाला बल इतना अधिक होना चाहिए कि यह वायुमंडलीय दाब पर पार कर सके या ये वायुमंडलीय दाब को पार कर सके। यानी कि जो आपका रबड़ का चूसक है उस पे जो है क्या पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, जिसके कारण क्या होता है, वो इजीली या आसानी से किसी भी सरफेस से जिसपे वो चिपका हुआ है वो जो है अलग नहीं हो पाता। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका एटमॉस्फेयर होता है या वायुमंडल होती है तो उसमें जो भी वायु विद्यमान है, जो भी एयर प्रेजेंट है, वो क्या करती है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब लगाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं उस बल की जो कि एक कॉलम, ठीक है, एक कॉलम लगाता है कितने एरिया में,
15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर एरिया पे। तो बेसिकली वो फोर्स जो कि आपका एयर, वो फोर्स जो आपका जो एयर है, वायु है, वो लगाता है उस कॉलम में जिसमें जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर लगाता है, जिसका जो एरिया है वो 15 इंटू 15 है, वो बराबर होता है किसी भी जो आपका जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके बराबर होता है। और कितना होता है? 225 किलोग्राम या 2250 न्यूटन। तो यही रीजन है कि जो हमारा जो शरीर है, क्योंकि जैसे कि एटमॉस्फेयर की हम बात करें, एटमॉस्फेयर कितना आपका फोर्स लगा रहा है? 2250 न्यूटन। और जो है, जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये जितनी भी बॉडीज है उन पे लगता है। जैसे कि आप हो, हम हैं, सारी की सारी जितनी भी बॉडीज है सब पे ये प्रेशर लगता है। तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर भी इतना प्रेशर होता है कि वो इस प्रेशर को, जो ये एटमॉस्फेयर के द्वारा, ये वायुमंडल के द्वारा ये जो प्रेशर लगाया जा रहा है, ये जो दाब लगाया जा रहा है, उसको ओवरकम कर सके। वरना क्या होगा? जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो लिविंग बीइंग्स है, जो भी जीव जंतु है, उनकी जो बॉडी है, उनका जो शरीर है, वो क्रश हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो उतना ही प्रेशर हमारे शरीर में होता है ताकि हम इस वायुमंडलीय दाब को सह सके या इसको ओवरकम कर सके। द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर and area 15 centimeter into 15 centimeter is nearly equal to force of gravity on an object of mass 225 kg या 2250 न्यूटन। यानी जो आपका फोर्स है, जो बल है, जो कि एयर के कॉलम के द्वारा लगाया जा रहा है, कौन से एरिया में? 15 इंटू 15 सेंटीमीटर में, वो बराबर होता है ग्रेविटी के फोर्स के, गुरुत्वाकर्षण बल के फोर्स के, जो कि किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे, एक ऐसी वस्तु पे लगाया जाता है जिसका जो मास है, या जिसका जो मास है कितना है? 225 kg इसका मास है। द रीजन वी आर नॉट crushed under the force of gravity is that pressure inside our body is equal to the atmospheric pressure and balances the pressure from the outside। यानी जो हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो ये एटमॉस्फेयर है, जो ये वायुमंडल है, इसका दाब कितना ज्यादा है, पर ये क्या हो रहा है, सारे के सारे जितने भी जीव जंतु है, हर चीज पे या कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे ये लगता है। और जो हमारी बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसके अंदर भी इतना ही प्रेशर होता है, इतना ही दाब होता है, जिस कारण जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है, ये उसे बैलेंस कर देता है। क्या कर देता है? बैलेंस कर देता है। एक 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल 2250 न्यूटन के बराबर होता है। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दबकर पिचक सकते हैं, ठीक है, इससे हम पिचक सकते हैं, पर हम नहीं पिचकते। क्यों नहीं पिचकते हैं? इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का जो दाब है वो भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि हम लोग भी यहीं रहते हैं, एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो हमारे ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, और उस प्रेशर को, वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या वायुमंडलीय दाब है, उसको जो हमारे शरीर के अंदर का जो प्रेशर है वो बैलेंस कर देता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हॉर्स पुलिंग द हेमिस्फीयर। ये जो है, ये जो है एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट, जिनका नाम था ऑटो वॉन
यूरिक। तो इन्होंने क्या किया, 17वीं शताब्दी में एक पंप बनाया और इन्होंने क्या किया, दो मेटल की हेमिस्फीयर लिए जिसका डायमीटर 51 सेंटीमीटर था। और इन्होंने क्या किया, इनके बीच में जो हवा थी उसको बाहर निकाल और इनको आपस में चिपका दिया। जैसे कि हम शक्कर के बारे में बात कर रहे थे, चूसक के बारे में बात कर रहे थे, हमने क्या कहा था कि जो आपका चूसक होता है उसे जब हम किसी भी सतह पर लगाते हैं तो क्या होता है, सारी की सारी जो एयर है उसके बीच में, यानी जो रबड़ का जो चूसक है और जो सरफेस है उसके बीच की जो एयर है वो बाहर निकल जाती है और वो चिपक जाता है सरफेस। ठीक है, तो इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, दो हेमिस्फीयर लिए जो कि धातु के बने हुए थे जिनका डायमीटर 51 सेंटीमीटर था और इनको आपस पे चिपका दिया और इनके अंदर से जो एयर थी, हवा थी या वायु थी, वो बाहर निकाल। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 8 घोड़े लिए। क्या लिए, 8 घोड़े लिए और दोनों तरफ यानी दोनों हेमिस्फीयर में उनको लगा दिया इस तरीके और इनको कहा कि तुम इसे खींचो, यानी इनसे इसे खिंचवाया। ठीक है, इस हेमिस्फीयर को इनसे खिंचवाया। क्या किया उन्होंने, उनके पास हेमिस्फीयर था, ठीक है, जो उन्होंने हेमिस्फीयर ये बनाया था, इसका एक जो हिस्सा है वो उन्होंने 8 घोड़ों के साथ बांध दिया, दूसरा हिस्सा 8 घोड़ों के साथ बांध दिया और इनसे जो ये हेमिस्फीयर से जो इन्होंने ये बनाया था इसको इन्होंने खिंचवाया। तो क्या हुआ, जो ये 8 घोड़े थे इनकी बहुत सारी ताकत थी, इन्होंने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, लेकिन तभी भी जो ये हेमिस्फीयर था, जो आपने ये बॉल बनाई थी दो हेमिस्फीयर को जोड़ के, वो क्या हुई, वो अलग नहीं हो पाई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे उन्होंने एयर प्रेशर का बताया कि एयर कितना ज्यादा या वायु कितना ज्यादा दाब डालती है। Otto von Guericke, a German scientist of 17th century, invented a pump to extract air out of a vessel. जो ऑटो वन ग्यूरिक थे उन्होंने 17वीं शताब्दी में एक पंप बनाया, ठीक है, जिससे वो किसी भी बर्तन से हवा को बाहर निकाल सकते थे। With the help of this pump, he demonstrated dramatically the force of the air pressure. इसकी मदद से इन्होंने एयर प्रेशर, वायुमंडल या वायु के द्वारा जो दाब लगता है उसको दिखाया या दर्शाया। He joined 2 hollow metallic hemisphere of 51 centimeter diameter each and pumped air out of them. उन्होंने क्या किया, 2 मेटालिक हेमिस्फीयर लिए, उनको आपस में जोड़ा और उनके बीच की जो हवा थी, जो उनके बीच में हवा मौजूद थी, उसको बाहर निकाल। Then he employed 8 horses and on each hemisphere to pull them apart. उन्होंने फिर क्या किया, दो हेमिस्फीयर को बना के जोड़ के बनाया था उन्होंने ये। उन्होंने क्या किया, हर एक हेमिस्फीयर से 8 घोड़े जोड़े, उनको उनसे जोड़ दिया। So great is the force of pressure that the hemisphere could not be pulled apart. अब वो कह रहे हैं कि जो फोर्स था एयर प्रेशर का, यानी वायु का जो दाब था, वो इतना ज्यादा था कि जो ये 8 घोड़े इस बॉल पे जो लगाए थे, ठीक है, इसके दोनों हेमिस्फीयर पे जो लगाए थे, वो इसको अलग ही नहीं कर पाए। तो इससे उन्होंने एयर प्रेशर को दिखाया कि एयर यानी वायु कितना दाब लगाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, हमारा जो ये चैप्टर है ये अब कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है, गिव 2 examples of each of the situation in which you push or pull to change the state of motion of object. यानी आपको 2 उदाहरण देने हैं, ऐसे उदाहरण देने हैं
जिनसे आप पुश और पुल यानी खींचना और धक्का देने की जो कंडीशन है या सिचुएशन है उनको आप दर्शा सके। ठीक है, यानी वस्तुओं की गति की स्थिति को बदलने के लिए आप जिन स्थितियों में धक्का देते हैं या खींचते हैं उनमें से प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो पहला है आपका पुश और दूसरा है पुल। पुश यानी धक्का देना, पुल यानी खींचना। अगर हम पुश की बात करते हैं, पुश के आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि जब आप अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और आपके कमरे का दरवाजा बंद होता है तो आप क्या करते हैं, आप दरवाजे को धक्का देते हैं। ठीक है, धक्का देते हैं या फिर आप उसे खींचते हैं। दो कंडीशन होती है, या तो आप उसे धक्का देंगे या फिर आप उसे खींचेंगे। तो अगर आप उसे धक्का देते हैं तो ये आपकी किसकी कंडीशन हो गई, पुश की कंडीशन हो गई। और अगर आप उसे खींचते हैं तो ये आपकी पुल की कंडीशन हो। इसी तरीके से अगर हम कुएं की बात करें, कुआं होता है तो कुएं में जब आप पानी निकालते हैं कुएं से तो क्या करते हैं, पुली के माध्यम से जो रस्सी होती है, रस्सी जो होती है उसको उस पे पुली पे लिपटाया जाता है और उसके एक सिरे पे आपकी बाल्टी बांधी जाती है। फिर उसे नीचे गिराया जाता है, नीचे से पानी भरा जाता है और उसे खींचा जाता है। तो जब आप उसे खींच रहे हो, जब आप किसी भी जो आपकी रस्सी है उसे आप खींच रहे हो तो कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, आपकी पुल की कंडीशन, यानी खींचने की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। तो ये आपका क्या का एग्जाम्पल है, खींचने का या पुल का एग्जाम। इसी तरीके से आपको इसमें उदाहरण लिखने। तो पहला जो है पुश है। ठीक है, वी क्लोज ड्रॉर बाय पुशिंग, यानी जो ड्रॉर होते हैं, जैसे कि आपके मेज में ड्रॉर होते हैं, जो आपका शीशा होता है, ठीक है, जो आपका मिरर होता है, दर्पण होता है, तो उसमें भी आपके ड्रॉर लगे होते हैं। आपके अलमारियों में ड्रॉर होते हैं। तो जो आपके ड्रॉर होते हैं उनको जब आप बंद करते हो तो आप क्या करते हो, उसे धक्का देते हो, पुश करते हो। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया पुश का, यानी धक्का देने का। वी मूव अ वुडन बॉक्स बाय पुशिंग। अब कोई बड़ा सा डब्बा है, कोई बड़ा सा लकड़ी का डब्बा है, उसे आपको खिसकाना है तो आप क्या करते हो, धक्का देते हो। धक्का देना ज्यादा आसान लगता है खींचने से, तो आप उसे धक्का देते हो। तो बेसिकली आप जब धक्का दे रहे हो तो ये आपकी कौन सी कंडीशन है, आपकी धक्का देने की यानी पुश करने की कंडीशन है। नेक्स्ट पुल। पुल यानी खींचना, खींचने की कंडीशन जो है। वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल बाय पुलिंग द रोप, यानी जब हम किसी भी कुएं से पानी निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, रस्सी को खींच के निकालते हैं। रस्सी को क्या करते हैं, खींचते हैं। तो ये क्या होगी आपकी खींचने की कंडीशन यानी पुलिंग। ठीक है, या पुल। अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, यानी जो घोड़ा गाड़ी होती है, तो घोड़ा गाड़ी में जो पीछे कार्ट होता है, जो गाड़ी होती है जिसपे लोग बैठते हैं या सामान वो ढोता है, तो वो क्या करता है, उसे खींचता है। ठीक है, खींचता है। तो ये आपकी कौन सी कंडीशन हो गई, पुल की कंडीशन होगी, यानी खींचने की कंडीशन। धक्का, हम दराज को धक्का देकर बंद कर देते हैं। हम एक लकड़ी के बक्से को धक्का देकर खिसकाते हैं। यहाँ पे आएगा खिसकाते हैं। खींचना, हम कुएं से रस्सी खींचकर पानी निकालते हैं। घोड़ा गाड़ी खींचता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। आप इसे नोट डाउन करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी दो आपको ऐसे उदाहरण देने हैं जिसमें आप फोर्स यानी बल लगा रहे हैं
और किसी वस्तु की शेप यानी उसका आकार बदल रहा है। ऐसी दो स्थितियों का उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल के कारण वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो जब हम जो है फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि अगर आपने कोई आटा गूंदा हुआ है, ठीक है, आपका क्या है, आटा गोंद रखा है, ठीक है, डो बना रखा है आपने, तो आप क्या करते हो, उससे उसको तोड़ के उस पर प्रेशर लगा के आप उससे क्या बनाते हो, गोलियां बनाते हो ताकि आप रोटी बना सके। या आप जब बेलन के नीचे उसे रखते हो तो आप बेल के उससे रोटी बनाते हो। तो आप फोर्स लगा रहे हो, उससे क्या हो रहा है, उसका जो शेप है वो बदल रहा है। इसी तरीके से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। तो इसमें से एक एग्जाम्पल आपका क्ले का भी है कि क्ले जो होती है, मिट्टी होती है, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, उसको भी आप फोर्स लगा के उसका शेप चेंज कर देते हो। जैसे कि आप गीली मिट्टी में क्या करते हो, उसका भी आप शेप चेंज कर देते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम फोर्स लगा के अलग अलग चीजों का जो है शेप बदल देते हैं, ठीक है। आप किसी चीज को पिचका देते हो, जैसे कि कोई टमाटर है आपने पिचका दिया, उसका शेप बदल। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसमें उदाहरण देने हैं। तो इसका जो आंसर है वो आप ये लिखेंगे, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ रबर बैंड टू स्ट्रेच, यानी जब हम किसी रबड़ बैंड को खींचते हैं तो उस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, जिस कारण वो क्या हो जाता है, खिंच जाता है, उसकी शेप बदल जाती है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है एंड ऑन क्ले टू चेंज इट्स शेप, जो आपकी क्ले होती है, ठीक है, क्ले होती है, उसकी उस पे भी आप क्या करते हो, फोर्स लगाते हो और उससे अपने मन चाहा शेप बना देते हो। इसी तरीके से जब आप मॉडल्स बनाते हो तो आप जो है चिकनी मिट्टी का यूज करते हो, जिससे आप क्या बनाते हो, घड़े बनाते हो, ठीक है, या बहुत अलग अलग तरीके की शेप्स बनाते हो। तो वो भी क्या है, आप प्रेशर लगा रहे हो मिट्टी में, ठीक है, गीली मिट्टी में, और जिससे क्या हो रहा है, आपकी जो है घड़ा बन पा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो कुम्हार होता है वो भी प्रेशर लगा के जो है घड़े का, दियों का निर्माण करता है। जब हम किसी रबड़ बैंड को खींचने के लिए उस पर बल लगाते हैं और चिकनी मिट्टी पर उसका आकार बदलने के लिए क्या होता है, बल लगाते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को का जो आंसर है वो लिखेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको क्या करने हैं, ब्लैंक्स को फिल करना है, यानी जो रिक्त स्थान है उन्हें भरना है। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश द रो, ठीक है, वी हैव टू डैश द रो, यानी एक कुएं से पानी निकालने के लिए हमें रस्सी पर डैश लगाना पड़ता है, या रस्सी को डैश करना पड़ता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि जब आप कुएं से पानी निकालते हैं तो आप रस्सी से या रस्सी पे क्या करते हैं, ये आपको बताना है। किसी को इसका आंसर आता है तो हाथ खड़ा कीजिए। किसी को इस क्वेश्चन का आंसर आता है कि जब आप किसी कुएं से पानी निकालते हैं तो आप रस्सी पे क्या लगाते हैं, या रस्सी को क्या करते हैं। एक खड़ा होके माइक लेके आंसर बताइए, एक बच्चा खड़ा होके माइक लेके आंसर बताइए। मैम बाल्टी। तो जैसे आप बाल्टी आपने डाली, कुएं में पानी निकालने के लिए आप बाल्टी डालते हैं, तो फिर जब आप रस्सी से क्या करते हैं कि वो बाल्टी ऊपर आ जाए, रस्सी को क्या करते हैं आप, पुल करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, यानी आप क्या करते हैं, रस्सी को खींचते हैं। वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ। तो टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू पुल,
पुल द रोप। एक कुएं से पानी खींचने के लिए हमें रस्सी को खींचना पड़ता है, या ठीक है, खींचना पड़ता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो पुल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। यानी एक जो चार्ज बॉडी है, चार्ज वस्तु है, वो दूसरी जो अनचार्ज वस्तु है उस पे क्या करती है, ये आपको बताना है। वो उसको अपनी तरफ क्या करती है? किसी को आंसर आता है तो हाथ खड़ा कीजिए। तो बेसिकली अगर हम एक चार्ज बॉडी की बात करें और एक अनचार्ज बॉडी की बात करें तो क्या होता है, जो चार्ज बॉडी होती है वो अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ आकर्षित करती है, यानी अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे आपका आंसर अट्रैक्ट आएगा। ठीक है, अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ या इट। आपका अगला क्वेश्चन है, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। भरी हुई ट्रॉली को चलाने के लिए हमें इसे डैश करना पड़ता है। यानी आपके पास कोई ट्रॉली है, उसमें बहुत सारा सामान है, तो उसको आपको एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना है। तो आप क्या करते हैं? किसी को आंसर आता है? जीआईसी, मवानी, धावा, कोई दूसरा बच्चा खड़े होके आंसर दीजिए। मैम पुश। वेरी गुड, पुश करते हैं यानी धक्का देते हैं। वेरी गुड बेटा, बैठ जी। तो टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुश इट, यानी भरी हुई ट्रॉली को चलाने के लिए हमें इसे धक्का देना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। यानी चुंबक का उत्तरी ध्रुव, यानी एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है? जो आपका मैग्नेट है, चुंबक है, उसका उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है? जीआईसी, मवानी, धावा, कोई बच्चा, कोई दूसरा बच्चा खड़ा होकर आंसर दीजिए। मैम रिपेल। वेरी गुड, तो बैठ जाइए। तो जो आपका एक चुंबक है उसका अगर आप नॉर्थ पोल दूसरे चुंबक के नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव की तरफ लाए, और दोनों पोल क्या है? सेम है, लाइक पोल है, एक जैसे पोल है, दोनों क्या है? नॉर्थ पोल है। तो आपने ये पढ़ा है कि जब आप मैग्नेट्स के, दो अलग अलग मैग्नेट्स के सेम पोल को पास लेके आते हैं तो वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। वहीं अगर आप दो अलग अलग मैग्नेट के जो है अलग अलग पोल, यानी एक मैग्नेट का, एक चुंबक का नॉर्थ पोल दूसरे चुंबक का साउथ पोल को पास में लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी जो आपका ये स्टेटमेंट है इसका जो आंसर होगा वो आपका रिपेल होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो, यानी एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है? रिपेल होता है, दूर भागता है। या रिपेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, An archer stretches his bows while taking aim at the target। यानी एक तीरंदाज है, वो क्या करता है? जो बो है, ठीक है, यानी जो आपकी तीर है उसको खींचता है और टारगेट की तरफ खींचता है जहां पे उसे
उससे क्या करना है, जो एरो होता है, जो तीर है उसे लगाना है, उसकी तरफ वो खींचता है. She then releases the arrow which begins to move towards the target. अब फिर वो क्या करता है, जो तीर है उसे छोड़ देता है और वो तीर क्या करता है, उस टारगेट की तरफ जाने लगता है. Based on this information, fill up the blanks, gaps in the following statement using the following terms. अब आपको क्या करना है, आपको ये जो है इंफॉर्मेशन दी गई है, जानकारी दी गई है, इसके बेस में आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है या जो गैप्स है उन्हें भरना है. और उसके लिए आपको वर्ड्स दिए गए हैं: मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन. एक तीरंदाज लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को फैलाता है और फिर तीर छोड़ता है, जो लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर देता है. इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें. तो पहला है आपको पेशी बल, संपर्क बल, गैर संपर्क बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, आकार, आकर्षण. तो पहला आपका स्टेटमेंट है, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज चेंज इन इट्स. यानी एक तीरंदाज है, वो क्या कर रहा है, जो धनुष है उसको वो खींचता है. तो इससे क्या होता है, क्या कर रहा है, वो धनुष को खींच रहा है, उस पर फोर्स लगा रहा है. तो इसके कारण क्या बदलता है, क्या बदलता है आपको ये बताना है. यानी एक तीरंदाज है, उसके पास तीर है और वो उस जो उसके पास धनुष है, सॉरी ठीक है, धनुष है, धनुष पे वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है. तो जब वो धनुष पे बल लगाता है तो उस पे क्या चेंज होता है ये आपको बताना है. तो बेसिकली जो धनुष होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बना होता है. ये जो होता है एक आपका प्लास्टिक का या लकड़ी का बना होता है, और जो उसका दूसरा एंड होता है जहाँ पे आप क्या करते हो, तीर को रखते हो, ये आपका रबड़ का या किसी इलास्टिक के सब्सटेंस का बना होता है. तो क्या करता है तीरंदाज, यहाँ पे तीर रखता है और फिर क्या करता है, फोर्स लगाता है, बल लगाता है और इस रबड़ को या ये जो रबड़ का मटेरियल है इसे खींचता है. तो जब वो इसे खींचता है तो क्या होता है, आपका जो ये बो है यानी धनुष है, इसकी शेप में चेंज आता है. किसमें चेंज आता है, शेप में. तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा शेप. यानी आपका जो स्टेटमेंट है वो बन जाएगा, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स शेप. यानी धनुष को फैलाने के लिए तीरंदाज एक बल लगाता है जो इसके आकार में परिवर्तन का कारण बनता है. तो यहाँ पे इसका आ जाएगा आंसर आकार यानी शेप. नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका ये है, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स. यानी तीरंदाज द्वारा धनुष को खींचने के लिए लगाया गया बल डैश बल का एक उदाहरण है. यानी अब क्या हुआ है, जो तीरंदाज है, जैसे कि हमने पिछली स्टेटमेंट में देखा, उसने क्या किया, एक बल लगाया, धनुष पे एक बल लगाया. तो जिस कारण क्या हुआ, बो जो हो गई वो खिंच गई, जो धनुष है वो खिंच गया. तो ये कौन से फोर्स यानी कौन से बल का एग्जाम्पल है. तो अगर हम इसकी बात करें तो इसने क्या किया है, जो बल लगाया है वो अपने हाथों से लगाया. ठीक है,
तो बेसिकली क्या किया है इसने, अब जो बल लगाया वो अपने हाथों से लगाए, हाथों से यानी मसल से लगाए। तो इसका जो आंसर होगा आपका मस्कुलर फोर्स यानी पेशी बल होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फोर्स। यानी आपको ये बताना है वो बल, ठीक है, वो बल जो तीर की जो गति है, ठीक है, उसको परिवर्तित कर रहा है, वो किस फोर्स का एग्जाम्पल है। तो अगर हम तीर की बात करें तो हमने क्या किया है, ऐसे खींचा और फिर क्या हुआ, तीर मोशन में आ गया। तो बेसिकली हमने मस्कुलर फोर्स लगाया। तो अगर हम बात करें कि वो फोर्स, वो बल जिसके कारण एरो का जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हुआ, तो इसका जो ये जो है वो एग्जाम्पल है आपका कांटेक्ट फोर्स का, यानी संपर्क बल। यानी इस केस में अगर जो आपका जो धनुष है, ठीक है, धनुष में आपने बाण को रखा, एरो को रखा, अब वो जो एरो है वो सीधे जाने लग गया है, क्योंकि हमने उसे जो बो थी, जो धनुष था उसे खींचा, अब वो जो एरो है वो आगे जाने लगा है। तो बेसिकली हमने मस्कुलर फोर्स लगाया, और मस्कुलर फोर्स कब लगता है, जब चीजें कांटेक्ट में होती है, और यहाँ पे भी चीजें कांटेक्ट यानी संपर्क में है। तो ये आपका जो है एग्जाम्पल है कांटेक्ट फोर्स यानी संपर्क बल का। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो आज हमने टॉपिक समझे वो आपको समझ में आ गए होंगे। आज हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे, वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। आपको इनको रिवाइज करना है और आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें करने की कोशिश करनी है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।